हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज आपके सामने जो विषय लेके आया हूँ, जो विचारक लेके आया हूँ, जिस विचारक के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, उन थिंकर का नाम है मेरी पार्कर फोलेट। मैंने आपको पहले बताया था कि क्लासिकल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और बिहेवियरलिज्म अप्रोच यानी कि व्यवहारवादी उपागम, इन तीन विचारधाराओं का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और क्लासिकल अप्रोच में हमने F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक, मूने रिले और मैक्स वेबर, इनका हमने अध्ययन कर लिया। तो इसी कड़ी में अंतिम जो इस क्लासिकल अप्रोच की जो अंतिम जो विचारक हैं वो है मेरी पार्कर फोलेट। और प्रशासनिक चिंतकों में एकमात्र महिला ये विचारक हैं। इनका थोड़ा मैं आपको परिचय बताऊं तो इनका जन्म 1868 में हुआ था। 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इनका जो भी कार्य है वो अमेरिका में है। इनको प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी कि प्रबंध में पैगंबर। इनकी जो खास बात है वो ये है, इनके बारे में एक मशहूर विचारक है डेनियल रेन, उन्होंने कहा था उन्होंने ये कहा था, जैसे आप देख रहे हैं इसमें स्लाइड में, डेनियल रेन ने कहा था कि कालक्रम के हिसाब से फोलेट वैज्ञानिक प्रबंध और दार्शनिक दृष्टि से सामाजिक सामाजिक मानव है, यानी कि मानवीय विचारधारा का रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि मेरी पार्कर फोलेट की जो खास बात है वो ये है कि समय के हिसाब से तो ये क्लासिकल अप्रोच में फिट बैठती हैं, लेकिन विचारधारा के हिसाब से ये मानव संबंध उपागम, इनके विचार जो है मानव संबंध उपागम से मेल खाते हैं। इसी वजह से इनको क्लासिकल अप्रोच और मानव विचारधारा, मानवीय विचारधारा के बीच की एक कड़ी माना जाता है। इनकी पुस्तकों को हम देखें तो इनकी प्रमुख रूप से 3 पुस्तकें हैं जो नॉर्मली एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये 1924, दूसरी है न्यू स्टेट, यह है 1918, और तीसरी पुस्तक है डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी 1941। इनके जो विचार हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, उनको हम क्रमिक रूप से समझते हैं। इन्होंने कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात की, यानी कि संगठन के अंदर रचनात्मक संघर्ष का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि संगठन के अंदर संघर्ष हमेशा होता है, संघर्ष को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। अब संघर्ष क्यों होता है संगठन के अंदर? संसाधनों की कमी होती है, व्यक्तित्व, कई प्रकार के व्यक्ति कार्य करते हैं तो उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, उनके व्यक्तित्व में भिन्नता होती है, कई बार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, संचार की कमी होती है, कई बार कर्मचारी अधिकारियों में अहम होता है, अहम की वजह से टकराव होता है, कई बार व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है, कार्मिक का उद्देश्य अलग होता है, और संगठन के कई इकाइयों के मध्य उनके अलग अलग उद्देश्यों की वजह से भी संगठन के अंदर टकराव उत्पन्न होता है। कई बार परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितियाँ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं कि संगठन के अंदर कर्मचारियों में, अधिकारियों में, श्रमिकों में, जो भी वहाँ का जो कार्मिक वर्ग है, उनके अंदर संघर्ष, मनमुटाव, तनाव, मतभेद, टकराव पैदा हो जाता है। तो मेरी पार्कर फोलेट ये कहती है कि किसी भी संगठन में अगर संघर्ष होता है, मतभेद होता है या टकराव होता है, तो उसको कभी भी नेगेटिव रूप से नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये तो एक ऐसा अवसर है जिससे हम एक नए क्रिएशंस कर सकते हैं, हम कोई नया कार्य कर सकते हैं। संघर्ष को न तो इन्होंने अच्छा कहा और न इन्होंने संघर्ष को बुरा कहा, बल्कि इन्होंने ये कहा कि संघर्ष, जितना संघर्ष होगा उतनी, किसी प्रकृति का नियम भी है, संघर्ष से व्यक्ति महान बनता है, संघर्ष से चमक आती है। अब किसी चीज़ को अपन, पत्थर को अपन घिसे या लोहे को अपन घिसे तो उसमें चिंगारी पैदा होती है। वायलिन जो एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर वायलिन को हम जितना तार को खींच के अगर उसको कस के तो उसमें से मधुर संगीत निकलता है। तो इस प्रकार किसी भी संगठन में संघर्ष को कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इसको सकारात्मक लेना चाहिए। संघर्षों को अगर आप टालते हैं, संघर्षों को अगर कोसना है, या संघर्ष या मतभेदों को अपन किसी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहें, तो ये संगठन के लिए सही नहीं है। इसका हमेशा सकारात्मक सदुपयोग ही होना चाहिए। तो आगे इन्होंने कहा कि संघर्ष को अगर समाप्त करना है तो उसका क्या तरीका हो सकता है। उसको बजाय अपन टालें, कोसें, दोषारोपण करें या इसी में उलझे रहें, इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए,
हमें उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए इन्होंने 3 विधियां बताई: प्रभुत्व, समझौता और एकीकरण। प्रभुत्व का यहाँ पता है डोमिनेशन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई डिमांड करी, अगर किसी व्यक्ति ने कोई मतभेद उसका सामने आया, तो हम जैसे उसको अगर प्रबंधन के द्वारा उसको दबा दिया जाए, उसको बल प्रयोग उसको हम दबा दें, उसके हितों को हम तिलांजलि दे दें और स्वयं के स्वार्थों को अपन उस पर आरोपित करें, थोप दें, तो उससे कभी भी संघर्ष समाप्त नहीं होता है। अस्थायी रूप से उस संघर्ष को हम लोग कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है संगठन की, वो कभी भी हमेशा के लिए कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति पराजित हो गया, जिसको आपने दबा दिया, वो समय मिलने पर अवश्य बदले की भावना से कार्य करेगा। इसका एग्जाम्पल मेरी पार्कर फोलेट देती हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के ऊपर जब दबावपूर्ण शर्तें ला दी गई थी, तो उसी वजह से वापस विद्रोह हुआ और जर्मनी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध भी जो है विश्व को देखना पड़ा। दूसरा इन्होंने टेक्निक बताई कॉम्प्रोमाइज़, यानी आप समझौता। जब 2 ग्रुपों में, 2 इकाइयों में, 2 संगठनों में या 2 व्यक्तियों में जब मतभेद हो जाए, जब उनमें आपस में कोई समाधान नहीं सूझे किसी को, तब थोड़ा थोड़ा दोनों के ही मांगों को हम कम कर दें, दोनों को ही हम कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर कर दें, और तब भी हम जो है समझौता करवा सकते हैं, तब दोनों में हम सुमेल करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी पार्कर फोलेट जो कहती हैं कि ऐसी कंडीशन में भी दोनों ही जो गुट हैं, उन दोनों गुटों में असंतुष्टि होगी, क्योंकि उनके जो हित थे उनको कुछ आपने काट दिया, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में भी ये समझौता मजबूरी वाला समझौता होता है। इसमें भी अवसर मिलने पर बाद में जाकर के वापस विद्रोह की संभावना होती है, और ये भी अल्पकालिक ही है। अंत में जो तरीका बताया इन्होंने, एकीकरण का तरीका बताया, मेरी पार्कर फोलेट ये कहती हैं कि एकीकरण ही सर्वश्रेष्ठ विधि है। एकीकरण के माध्यम से ही किसी भी हम संघर्ष को, मतभेद को और प्रॉब्लम को हम समाधान कर सकते हैं। इसमें नए विकल्पों की तलाश की जाती है, नए समाधान खोजे जाते हैं, कोई तीसरा ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया जाता है जिसमें दोनों ही पक्ष पूरी तरह से सहमत हो जाएं। इसके लिए इन्होंने 3 तरीके बताए कि सबसे पहले मतभेदों को आप उनका पता लगाइए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मतभेद है, संघर्ष है, मनमुटाव है, उसके पीछे जड़ क्या है, प्रॉपर कॉज का जब तक पता नहीं लगाएंगे तब तक उसका हम समाधान भी नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर बांट लीजिए कि सबसे अधिक प्रायोरिटी पर कौन सी मांग होनी चाहिए और सबसे लो प्रायोरिटी पे कौन सी मांग होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने तरीका बताया पूर्वानुमान, कि पहले से ही वो समाधान को लेकर के अपने बुद्धि विवेक से प्रयोग करके वो पहले से ही समाधान का पूर्वानुमान करें। जैसे कि उनको आपस में लड़ने के बजाय मिलकर लड़ना चाहिए। उस समस्या का समाधान आपस में एक दूसरे के आमने सामने न करके दोनों को मिलके समस्या को फोकस करना चाहिए, समस्या को समाप्त करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सर्कुलर बिहेवियर यानी चक्रीय व्यवहार की अवधारणा दी, और अंत में उन्होंने एक तरीका और बताया कि जब अंत में कोई समाधान जब नहीं निकले तो फिर एक मार्मिक अपील और क्राउड मैनिपुलेशन, यानी ये भी एक तरीका इसमें हो सकता है। इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर ये खुद बता रही थी कि एक बार ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थी, वहाँ पर एक कमरे में इनका एक पार्टनर था, तो इनको मेरी पार्कर फोलेट को सर्द हवाओं से बचने के लिए खिड़की बंद करनी होती थी, लेकिन उनके जो पार्टनर थे उन्हें खिड़की खोलनी होती थी। उन दोनों में टकराव हुआ तो इन्होंने तरीका ये निकाला कि उस कमरे की खिड़की को न खोल करके किसी तीसरे कमरे की जो पास में एक कमरा था उसकी खिड़की को खोल दिया जाए, ताकि जो व्यक्ति को हवा चाहिए उसको हवा भी मिल सके और इनकी खिड़की भी खुल नहीं जाए। तीसरा तरीका निकाला गया और तीसरे तरीके को निकाल करके समाधान खोजा गया। इसी को इन्होंने एकीकरण कहा है। प्रश्न ये एग्जाम में आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट तरीका कौन सा है, तो उसमें जवाब होता है एकीकरण। अब इनका एक सिद्धांत इन्होंने दिया स्थिति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सिचुएशन। इनका कहने का अर्थ ये था यहाँ पे कि संगठन के अंदर आदेश हमेशा उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी को दिए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि आदेश कभी भी किसी के द्वारा दिए नहीं जाएं, बल्कि स्थिति के अनुरूप, स्थिति को सोचकर समझकर, आवश्यकता, स्थिति की जो आवश्यकता है, परिस्थितियों की जो आवश्यकता है, उसको देखते हुए जो अधीनस्थ है वो स्वयं आदेश ले ले, वो स्वयं अपने बुद्धि विवेक से आदेश ले ले। उससे उसका अहम का भी टकराव नहीं होगा। आदेश औपचारिक नहीं होने चाहिए, आदेश किसी पे थोपे जाने नहीं चाहिए। आदेश हमेशा स्वयं की परिस्थितियों के अनुसार लेने चाहिए।
तथ्यों के अनुरूप तथ्यों का विश्लेषण करके ले लेना चाहिए। यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक डॉक्टर अस्पताल में पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, रेगुलर उसको दवाइयाँ देता है, नर्स उसकी देखभाल करती है, लेकिन यदि कभी डॉक्टर मरीज के पास में उपस्थित न हो पाए और उस कंडीशन में मरीज को तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, तुरंत दवाइयों की आवश्यकता हो, तब नर्स को पता है कि डॉक्टर इस केस में यही दवा देगा, तो वो स्वयं बजाय डॉक्टर के आदेश का, निर्देश का इंतजार करने के, वो स्वयं परिस्थिति को देख करके तात्कालिक निर्णय लेते हुए तुरंत स्वयं के स्तर पे निर्णय लेकर के मरीज को दवा दे सकती है। इस प्रकार इन्होंने ये स्थिति का नियम समझाया। अब मैं अभी इस विषय को मेरी पार्कर फोगट को हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। इस पार्ट को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगली जो भी आगे उनका शक्ति, सत्ता, नियंत्रण, समन्वय, 3 जो टॉपिक हैं इन पर मैं चर्चा अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।